हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास अभी स्टार्ट हो रही है आपकी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यूथ पावर एकेडमी में आपके लिए डेली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं। साथ ही साथ हमारी मंथली मैगजीन्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के हमने बनाई है, और ये यूपीएससी के लिए बहुत ही यूजफुल है। जो भी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसे हमने जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में बेनिफिशियल रहेगा, वो आप आराम से पढ़ के और चीजों को समझ सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए हमारी फटाफट मैगजीन की सीरीज है। तो आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको पीडीएफ मटेरियल, बुक्स जो भी है वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका 9 अप्रैल है। कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। इस पे हमारे चैनल पे आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, कल जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो उसमें जो है वो काफी सारे सेलिब्रेशंस हुए। और महाराष्ट्र का बताया गया था कि यहाँ पे जो है वो थीम रखी गई थी, गिव टू गेन। और कई कई सारी जो है वो एक्टिविटीज जो हुई वहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसमें जो है वो एचपीवी वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया लातूर और नांदेड़ में। और 20,000 से ज्यादा जो लड़कियां थी उनको जो है वो गार्डासिल 4 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि एचपीवी वैक्सीनेशन जो है वो राजस्थान से गवर्नमेंट ने, पीएम ने स्टार्ट किया था। और इसका उद्देश्य है कि इनके जो संक्रमण है उनको रोकना, क्योंकि एचपीवी की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है और इंडिया में काफी सारे जो है वो कैंसर के मामले आते हैं हर साल। उसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं, काफी मृत्यु भी होती है। तो इसको लेके जो है ये पूरा कैंपेन लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे एक दोम्बिली करके जगह है, दोम्बिवली। तो यहाँ पे 9,111 वुमेन और गर्ल्स हैं। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये जो है वो यहाँ पे लार्जेस्ट एक साथ लेजिम डांस परफॉर्मेंस किया गया। और ये वहां पे सवलराम महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। और इसके पहले जो है वो इनका रिकॉर्ड था, इसमें 7,338 पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो भाग लिया था। तो ये हुआ। इसके अलावा यहाँ पे मेट्रो लाइन 3 है, मारोल नाका CS70। तो उसको जो है वो महिलाओं के द्वारा पूरा ऑपरेट कराया गया, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो मतलब जितने पूरे ऑल ओवर इंडिया ही जो है वो तरह तरह के सेलिब्रेशंस हुए। जो महिलाएं हैं जो किसी ना किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उनको सम्मानित किया गया, चाहे वो मेडिसिन की क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, चाहे वो शिक्षा में हो। तो ये सारी चीजें जो है वो कल हुई। अब ठीक है। फिर एक आर्टिकल आज निकला था कि इंडिया में कैसे जो है वो महिलाओं के द्वारा जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, और क्या क्या जर्नी रही है, स्पेशली स्टेम में। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। और इसमें बताया गया है कि अब एक एक्टिव लीडर के तौर पे महिलाएं उभर के आ रही हैं नेशन के फ्यूचर को बिल्डअप करने में। और जो नारी शक्ति है वो काफी जो है वो एक प्रोग्रेस कर रही है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो जो पिछला डिकेड रहा है उसमें एक तरह की एक जेंडर पैरिटी इंडेक्स में जो है वो बढ़ा है, इनरोलमेंट बढ़ा है लड़कियों का फाउंडेशनल लेवल पे, प्रिपरेटरी, मिडिल लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जैसे है, ड्रॉप आउट्स में कमी आई है। इंटरमीडिएट के बाद जो है वो ग्रेजुएशन, फिर रिसर्च वगैरह में भी जो महिलाएं हैं उनका जो संख्या है वो बढ़ रही है, हायर एजुकेशन में भी। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रहा है। फिर एक डेटा का आया है, AISHE डेटा। इसमें बताया गया है कि जो हायर एजुकेशन है वहां पे
बढ़ के जो एनरोलमेंट है 60,000 से ज्यादा का जो है वो हो चुका है। ठीक है, और महिलाएं जो है वो अपना विशेष इसमें जो है वो भूमिका निभा रही हैं, तो इन सारे क्षेत्रों में इनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रहा है। और अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। और डॉक्टोरल एनरोलमेंट की बात कही गई है कि 47,000 था पहले के उस कंपैरिजन में जो है वो अभी 2014-15 से अगर देखा जाए तो 1.12 लाख जो है वो हो गई है। तो यानी कि संख्या बढ़ी है, रिसर्च में महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्टिवली आ रही हैं। और प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप है, इसके तहत भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और बोला गया है कि इस प्रोग्राम के तहत जो है वो 10,000 से जो है वो ज्यादा फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा आगे आने वाले 5 सालों में। ठीक है। और यूजीसी का जो नेट जेआरएफ होता है, इसमें भी जो महिलाएं हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ी है, और जो फेलोशिप है उसको भी बढ़ाया गया है। और चूंकि अब एआई के बारे में भी बात हो रही है, एआई काफी जो है वो यूज में बढ़ रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइंस, डेटा, तो इन सारे क्षेत्रों में जो महिलाओं का प्रेजेंस है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आगे आने वाला टाइम जो है वो इन्हीं चीजों का है। तो इस इकोसिस्टम में भी महिलाओं का जुड़ना जो है वो काफी जरूरी है, उसमें भी महिलाएं जो है वो आ रही हैं। ठीक है। और अगर हम नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम की बात करें, तो 45.87% जो वुमेन रिसर्चर्स हैं, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉयड हैं। और हायर एजुकेशन में भी इनका जो संख्या है वो 27.62 है। और इंडस्ट्री के क्षेत्र की बात करें तो 26.5%। तो ओवरऑल महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और जो इस साल का बजट है, इसके तहत भी जो है वो कोशिश की जा रही है कि लड़कियों को हर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए, रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएं, ताकि जो है वो इजीली जो है वो इंकरेज किया जा सके कि हाँ आप पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेफ्टी इश्यूज पे ध्यान देना है। ठीक है। तो अब चूंकि हमारा उद्देश्य है कि हमको 2047 तक जो है वो विकसित भारत बनना है, तो महिलाएं एक जो है वो इसमें जो है वो प्रमुख भूमिका निभाएंगी। क्योंकि कोई भी कंट्री आधी आबादी अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो उस तरह से डेवलप नहीं हो सकेगी जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने की आवश्यकता है, और आगे आ रही है। और गवर्नमेंट भी इसके लिए जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। सोसाइटी में भी काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले के कंपैरिजन में अब लोग गर्ल्स की एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो। ड्रॉप आउट्स में कमी आई है। ठीक है। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर भी हो रही हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो हैं। तो अब जो एक पहले होता था कि महिलाओं का डेवलपमेंट किया जाए, महिलाओं का विकास हो जाए, अब उस चीज को हमें आगे वुमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब महिला अग्रणी भूमिका निभाए, महिलाओं के द्वारा जो है वो ज्यादा डेवलपमेंट हो, ये गवर्नमेंट की अब थीम जो है वो हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर वुमेन की बात हो गई। वुमेन के बाद जो एक और आजकल डिबेट जो है वो चल रही है, आंध्र प्रदेश में अभी मैंने बताया था 2-3 दिन पहले न्यूज थी कि वहां की जो गवर्नमेंट है, ये एक नया पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी इन्होंने लेके आए हैं, इसका ड्राफ्ट लास्ट वीक। और इसका उद्देश्य है कि जो आंध्र प्रदेश है वहां की जो पॉपुलेशन है उसमें गिरावट देखने को मिली है काफी वहां पे। और जो हम इनका जो आंध्र प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप होके 1.5 हो गया है। मतलब एवरेज जो एक महिला है वो 1.5 चिल्ड्रन जो है वो हो रहे हैं। तो इसकी वजह से एजिंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। तो वहां की गवर्नमेंट ने अपनी जो पॉलिसी थी, पॉपुलेशन कंट्रोल, उसको शिफ्ट करके पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे अपना ध्यान देना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि अगर फर्टिलिटी रेट में कमी आती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है, ओल्ड एज केयर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, श्रिंक करती है पॉपुलेशन, तो वर्किंग पॉपुलेशन में कमी आती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है। गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल उसमें और स्ट्रेस आता है।
तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने वहां पे ये ड्राफ्ट लाया है, और अब कुछ ही दिनों में वहां पे ये जो है वो पॉलिसी लागू होगी। और अगर हम इसमें जो बेनिफिट्स है उसकी बात कहें, तो जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, इसने जो है वो अभी बोला है कि ये कैश इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे 25,000 का, जब सेकंड और थर्ड चाइल्ड का बर्थ होगा। और थर्ड चाइल्ड के लिए उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे 5 सालों तक। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो जिससे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को जो है वो इंश्योर किया जा सके कि बच्चे को प्रॉपर जो है वो खाना पीना मिले। इसके अलावा फ्री एजुकेशन है सेकंड और थर्ड चाइल्ड के लिए 18 इयर्स की एज तक। और ये बढ़िया हाँ, तो है। मतलब अब चूंकि वहां पे और जैसे अभी तो हमने अभी आंध्र प्रदेश की बात की, आंध्र प्रदेश के हाँ। अलावा जो वहां पे सदर्न और स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु है, तो वहां पे भी इन लोग कह रहे हैं, क्योंकि हर साउथ की स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो जो फर्टिलिटी में डिक्लाइन हुआ है उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स इनको मतलब हो रही हैं। अब जैसे ये वहां के जो हाँ। चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने कहा कि इसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इफेक्ट भी पड़ेगा। जैसे अभी हमने को पता है कि हमारा सेंसस होने जा रहा है और हमारा डीलिमिटेशन भी होना है। तो सदर्न स्टेट्स ने ये हाँ। चिंता भी जताई थी कि जैसे अभी तक जो पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है वो डीलिमिटेशन होता है, तो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन में गिरावट हुई है, कमी आई है। नॉर्थ स्टेट जो है उनकी पॉपुलेशन में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो इनको ये भी एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं इन पार्लियामेंट वो भी जो है वो कम होंगे अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाएगी। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट जहाँ पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देख रही है, वहां पे जो अदर स्टेट्स हैं वो इकोनॉमिक के साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स को भी जो है वो लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में कम है। तो अगर स्टेट, तो इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे लिमिटेशन जो है वो ना हो। तो अब ये सारी चीजें हैं, इसमें देखना होगा, है ना, कि क्या फिर आगे चीजें जो है वो निकल के आती हैं। और अब जैसे इसमें अभी हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे, तो इसमें इसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो नेशनल एवरेज से बहुत तेजी से जो है उसमें एजिंग हो रही है। और जो मीडियन एज है वो 32.5 ईयर्स रह गई है, कंपेयर्ड विद 28.4। ठीक है, और 10% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो 60 इयर्स के अबव की हो गई है। तो ज्यादा पॉपुलेशन, अब जैसे हम देखें कि जापान है, जैसे वहां पे काफी प्रॉब्लम है ओल्ड एज उसकी वजह से। ठीक है, यूथ की कमी है, तो वहां पे भी जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है ज्यादा से ज्यादा बच्चों अगर पैदा करने के लिए लोगों को बोलती है, डिफरेंट पर्क्स दिए जाते हैं। चाइना की बात करें तो चाइना में पहले बीच में आया था वन चाइल्ड पॉलिसी, उसकी वजह से वहां पे भी काफी सारे जो है वो इश्यूज क्रिएट हो गए। तो अब वहां पे भी ये अलाउ कर दिया है कि नहीं, आप 2 से ज्यादा करिए बच्चे, क्योंकि भाई एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, वर्किंग पॉपुलेशन कमी होगी, तो काफी सारी दिक्कतें आएंगी ना। एक तो केयर के लिए भी कोई नहीं रहेगा, इकोनॉमी पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर अब जैसे मैंने बताया कि वुमेन्स डे था, तो कहाँ कई सारे सेलिब्रेशन हुए। अब आंध्र प्रदेश में वहां पे एक महिला दिवस पे जो है वो पूरे सेलिब्रेशन हुए, और इसमें एक स्वयं एपी ब्रांड इसको लॉन्च किया गया। और इसमें जो है ये जो महिलाओं के जो फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वुमेन के द्वारा बनाए गए, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। और इसमें जो है वो इन लोग ने मेगा चेक ऑफ ओवर 10,000 करोड़ रुपीस इसको भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, 7 लाख वहां पे जो महिलाएं हैं पूरा उनको। तो ये वहां पे स्वयं एपी ब्रांड को जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से भी रिलेटेड न्यूज थी। फिर इसके अलावा असम और मणिपुर में भी जो है वो वुमेन फोकस्ड कैश इंसेंटिव्स की घोषणा किया गया। और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट 9,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर करेगी हर मतलब 40 लाख फैमिलीज को वहां पे। और ये उनकी ओरुनोदोई स्कीम है, इसके तहत जो है वो डायरेक्ट जो है वो इनको जो है वो कैश बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। और इस पूरे में खर्चा करीब 3600 करोड़ रुपए का आएगा। ये एक तरह का लार्जेस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है असम में। और
उरोनोदोई की अगर हम बात करें तो ये इसके पहले लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2020 को, और इसमें महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, पुअर फैमिलीज को, ठीक है, ताकि जो है वो इनको एम्पावरमेंट जो है वो इनका हो सके। इसके अलावा मणिपुर, मणिपुर में भी जो है वो इन्होंने कहा कि हम भी जो है वहां पे महिलाओं को जो है इसके लिए इन्होंने 350 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अभी हमें पता है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद प्रेसिडेंट रूल था। अभी रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, युमनाम खेमचंद सिंह। तो इन्होंने कहा है कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्पेशली जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं उसमें जो है वो 3.5 लाख जो महिलाएं हैं उनको सरकार की तरफ से जो है वो पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मतलब असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन सब जगहों पे जो है वो ये सारे महिलाओं के लिए स्कीम्स निकाली गई। फिर पॉलिटी गवर्नेंस की बात करें तो नेपाल में अभी काफी हमने देखा था पिछले साल वहां पे जेंजी के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो सरकार थी, उसको गिराया गया, और उसके बाद से नई पीएम बनी। फिर अभी वहां पे रिसेंटली चुनाव हुए हैं, और चुनाव में वहां पे एक जो नई पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इसने जो है वो इलेक्शंस में पूरा जो है वो स्वीप किया है, एक तरह से इनकी पूरी विक्ट्री हुई है। तो जो कंट्री का पुराना जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो पूरा जो है वो चेंज हो गया, उसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अब काफी सारे अभी इनके पास भी जो है वो चैलेंज जो है वो रहेंगे। अभी जैसे कि काफी पार्लियामेंट डिसॉल्यूट हुई वहां पे, ठीक है, पूरा मूवमेंट चला, काफी डिस्ट्रक्शन भी हुआ, यूथ ओरिएंटेड जो है वो, ठीक। तो अब हमें देखना होगा कि अब इनके साथ हम कैसे रिश्ते जो है वो बनाएं, क्योंकि नई नई सरकार है। अब जो प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे बनेंगे वो खुद जो है वो ये शाह है, ये 35 ईयर्स के हैं, ये एक पुराने जो है वो सिंगर थे, मतलब रैपर थे ये, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा ये पूरा जो विरोध था लीड किया गया था। तो अब नई सरकार के पास चैलेंजेस भी रहेंगे, क्योंकि जैसे इनका था कि जॉब क्रिएशन जो नहीं हो रहा था प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेस थे उसका जो है वो जो गवर्नमेंट थी और जो उससे जुड़े लोग थे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर थे। इसकी वजह से जो नेपाली आम जनता थी, जो यंग पीपुल थे, उनको कंट्री को छोड़ के जाना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से जो है वो उनके पूरा जो है वो विरोध प्रदर्शन जो है वो हुआ था। साथ ही साथ वहां पे सोशल मीडिया पे बैन किया गया, जो कि एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पे जिसने काम किया। अब भारत का और नेपाल का अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल काफी रिलेशन रहा है, एक एंगेजमेंट रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। इंडिया भी पूरे चीजों पे अपना नजर बनाया रखा है, ठीक है। नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एक्सेसिबल मार्केट है, हमें वहां जाने के लिए जो है वो वीजा वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, और कनेक्टिविटी अच्छी है, दोनों कंट्रीज के बीच में एनर्जी कॉर्पोरेशन है। हाल फिलहाल की में अगर हम देखें तो चाइना का प्रभाव वहां पे बढ़ रहा है, जो कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं उन्होंने जो है वो चाइना को जो है वो उसकी बैकिंग की है। बीच में दिल्ली के साथ जो है वो काफी थोड़ा विवाद भी रहा, जो इनका पॉलिटिकल मैप है उसमें उन्होंने कुछ इंडिया के जो पार्ट्स हैं उसको अपने में कहा। तो अब नए जो गवर्नमेंट आई है इससे इंडिया को नए सिरे से जो है वो अपना डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको देखना होगा, और टाइज उनको स्ट्रॉन्ग करते हुए बेहतर फ्यूचर जो है वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि होगा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अभी हमने देखा कि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वहां पे नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। काफी लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे, और बहुत ही अचानक से ये इनका डिसीजन रहा। अब ये राज्यसभा के लिए जो है वो इन्होंने अपना नॉमिनेशन दायर किया है। तो राज्यसभा में किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं, क्या क्या चीजें रहती हैं, इस पे एक अच्छा आर्टिकल था। और अभी बताया गया है कि 10 स्टेट्स जो हैं इसमें 37 MPs का जो है वो इलेक्शन होगा राज्यसभा के लिए, और 16 मार्च को ये होगा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं।
इसमें 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। अब जैसे ये तो बहुत बार पूछा गया, तो ये तो याद ही रखो कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कितने मेंबर्स हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं। तो पूछा ही जा सकता है, पॉलिटी में भी, करंट से भी रिलेट करके इसको पूछ सक देते हैं सब, है ना। कि इनकी जो है वो 12 जो नॉमिनेटेड होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनकी स्पेशल नॉलेज के लिए, लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विस से ये वो जुड़े होते हैं। बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है राज्यसभा के लिए, ठीक है। जो स्टेट असेंबली मेंबर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसी के तहत जो है वो इनका भी चुनाव होता है, ठीक है। और राज्यसभा एमपीज जो है वो इसमें दिल्ली और पुदुचेरी, इसके भी जो इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उनके द्वारा भी ये जो है वो बनता है। बाकी जो अदर यूनियन टेरिटरीज है उनका जो है वो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो है वो उनकी जो है वो सीट्स नहीं रहती हैं, सीट्स नहीं है वहां पे, ठीक है। राज्यसभा के एमपी की जो मिनिमम एज है वो 30 है, मतलब 30 वर्ष से कम की आयु का व्यक्ति इसके लिए नॉमिनेशन नहीं कर सकता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। और इसके अलावा जो पर्सन होता है मस्ट एन इलेक्टार होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्टेट की या जो यूनियन टेरिटरी जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 ईयर का टर्म होता है। हर साल, हर दूसरे साल 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो ये परमानेंट बॉडी होती है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। कभी भी राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है। जैसे लोकसभा की बात करें तो हर 5 साल में डिसोल्यूशन होता है, चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो है वो नई सरकार बनती है। राज्यसभा को इसीलिए परमानेंट बॉडी कहा जाता है। ये तो कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो अब नया जो है वो चुनाव होंगे, तो अब चूंकि इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब नीतीश कुमार ने इसके लिए भरा है सीएम से, अब वो राज्यसभा जाएंगे। तो हो सकता है प्रीलिम्स वगैरह में जो है वो इस तरह से घुमा फिरा के पूछ दिया जाए इसमें। फिर 16 फाइनेंस जो कमीशन है, इसमें इसकी एक एनालिसिस निकली थी कि कैसे जो है वो अर्बन जो फंडिंग है उसका क्या फ्रेमवर्क रहा है इसमें, और क्या क्या जो है वो इसके शॉर्ट कमिंग्स है, इसमें भी कुछ चीजें बताई गई हैं। और इसमें बताया गया कि इंडिया में जो अर्बन सेंटर्स हैं वो लगभग 90, जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है उसका 90% जो है वो अर्बन सेंटर से ही आता है। और कंट्री के जो जीडीपी है उसका 67% जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 16 फाइनेंस कमीशन में इसमें कहा गया है कि जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, उनको मस्ट इंक्रीज देयर ओन सोर्स रेवेन्यू, उनको अपना जो सोर्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाना होगा, टैक्स बेस को बढ़ाना होगा, ठीक है। और जो फंड्स का डिसोल्यूशन है, जो अर्बन लोकल बॉडीज को सेंट्रल की तरफ से जो है वो फंड दिया जाएगा, उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया गया है, उसको जो है वो एक लिमिटेड जो है वो रखा गया है। और अगर हम डेटा की बात करें तो जो 15 फाइनेंस कमीशन था जो कि 2021 से 26 के बीच में रहा, इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको करीब 1.2 से लेके 1.3 लाख करोड़ जो है वो प्रोवाइड किए गए ओवर 5 इयर्स। और इस पीरियड में जो जीडीपी थी वो 200 to 210 लाख करोड़ के लगभग रही। जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इसमें जो एलोकेशन किया गया है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए वो 3.56 लाख करोड़ है लगभग। और इसका मतलब है कि हर साल 75,000 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे इनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी चीजों के लिए, ठीक है। तो इसमें अब जैसे कि इंक्रीज किया गया है बट उतना नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। उनसे कहा गया है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू रिसोर्सेज, उनको खुद जो है वो बढ़ाइए। अब चूंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है और माना जा रहा है कि 2021 तक इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 41% के लगभग जो है वो हो जाएगी। 470 मिलियन जो टारगेट था वो उसको हमने कंप्लीट किया 2020 में। अब माना जा रहा है कि 2030 तक जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है वो 600 मिलियन के लगभग हो जाएगी, ठीक है।
तो एक ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो एक बर्डन भी आएगा, और बर्डन आएगा, प्रेशर भी रहेगा कि कैसे जो है वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसको और डेवलप किया जाए, जो वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है। ठीक है, इन सब में जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इन्होंने कहा है कि आप थोड़ी ऑटोनॉमी लाइए। ठीक है, और इसमें जो स्पेंडिंग है, इस अ, इसमें जो सरकार के द्वारा पैसे दिए जाएंगे, इसमें कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं कि जो म्यूनिसिपल पार्ट कॉर्पोरेशन है, अगर वो अब एक पर्टिकुलर उनको जो टास्क है उतना वो कंप्लीट कर पाते हैं, तभी जो है वो उनको बाकी के जो फंड्स वगैरह हैं वो दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने डिपेंडेंस, मतलब ये कहा गया कि आपको हम पैसे प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आप खुद सेल्फ डिपेंडेंसी भी कुछ ले आइए, अपने रेवेन्यू जनरेट करिए, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिखाइए, टास्क को कंप्लीट करके दिखाइए, तब जाके आपको जो और भी ग्रांट्स वगैरह हैं वो दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। अभी जो इस है ना, तो इसमें जो 15 फाइनेंस कमीशन है, इसमें बहुत सारा जो पोर्शन था ये अनस्पेंड रहा, मतलब यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को रोकने के लिए और चीज को बेहतर करने के लिए जो है वो इसमें ये सारी और भी जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो किए गए हैं। फिर जो 16 फाइनेंशियल कमीशन है, इसमें जो है वो 10,000 करोड़ रुपए जो है ये एक वन टाइम इंसेंटिव के रूप में दिए गए हैं। और इसमें जो पेरी अर्बन विलेजेस हैं विद पॉपुलेशंस ओवर 1 लाख, उनको जो है वो अर्बन एरिया में डेवलप करने के लिए ये धनराशि जो है वो दी गई है। और अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एक स्टेट सब्जेक्ट में है, आता है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर फेडरल इंटरवेंशन होगा तो इससे जो है वो चीजों को इंटीग्रेट करने में या रेवेन्यू जनरेट करने में हो सकता है प्रॉब्लम आए, मतलब इसमें कुछ चीजें जो है इसमें बताई गई हैं। और इसमें कहा गया है कि जैसे कुछ स्टेट जैसे केरला है, इसका जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो काफी बड़ा है, और अगर हम उसमें मर्ज करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशन आएंगे, जैसे जो पहली अर्बन विलेजेस हैं, और उनमें जो है वो फिर दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं। तो कुछ चीजों को इसमें इनका कहना है कि मिस किया है 16 फाइनेंस कमीशन में। और ज्यादा से ज्यादा जो सरकार, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनको जो रेवेन्यू है उनको प्रॉपर तरीके से लेजिटिमेट तरीके से फंड्स को यूटिलाइज करके और डेवलपमेंट के लिए जो है वो और काम करना होगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसके किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। जैसे बताओ, इसे 280 में आता है। ठीक है, हाँ, अक्सर ही पूछा गया है ये, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये। इसके अलावा कब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बना, अर्बन लोकल बॉडी या पंचायत, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो हर 5 साल पे ये बनती हैं। फिर अभी हमको पता है कि जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, इसने एक अभी डिसीजन दिया था 20 फरवरी को। और जो प्रेसिडेंट की जो पावर है, ट्रेड पावर, उसको एक तरह से रीशेप करने का काम किया है इस ऑर्डर ने। जैसे हमने देखा कि ट्रम्प की दोबारा सरकार बनी 2018 के में थी वो, उसके बाद इनकी अभी फिर से जब 2025 में इनकी गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने काफी सारे टैरिफ्स इम्पोज किए। और अप्रैल में इन्होंने ज्यादातर जो टैरिफ्स है कंट्रीज पे, उसको 50% तक बढ़ा दिया, जितनी भी कंट्रीज थी। उसके बाद फिर उस पर बातचीत की, फिर ज्यादातर कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। तो इस चीज को लेके वहां यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चैलेंज किया गया था। तो उसमें 6-3 का एक डिसीजन आया अभी 20 फरवरी को। और उसमें कोर्ट ने कहा कि वहां का एक ये एक्ट है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। तो जैसे ये एक्ट के बारे में आ सकता है, आईईईपी ये कहाँ का है, इसी पे इन्होंने रिलाय पूरा जो है वो किया है। और इन्होंने कहा है कि ये अथॉरिटी नहीं देता है प्रेसिडेंट को टू इम्पोज टैरिफ। तो इस प्रकार जितने भी इन्होंने पूरे रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाए थे, उसको जो है वो खत्म कर दिया। ठीक है, और ये जो आईईईपीए एक्ट है, ये 1977 का लॉ है, और ये अलाउ तो मैम खत्म करता है खत्म हो गया प्रेसिडेंट। मैम टैरिफ? हाँ,
सारे टैरिफ मतलब नलीफाइड हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि जो इनकी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस एक्ट के तहत जो आपने टैरिफ सारे लगाए हैं वो पूरे वॉइड हो। ठीक है, तो उसको इन्होंने खत्म कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मैंने बताया था ना कि ट्रम्प ने कहा कि नहीं, हम मैं वो करूंगा। फिर उन्होंने नया एक रूल वो ले आके नया एक सेक्शंस को अप्लाई करके फिर 15% कहा कि हम जो है वो टैरिफ जो है वो कर दिए हैं। उनका वो भी चलता रहेगा, लेकिन जो ये इस एक्ट के तहत जो इन्होंने लगाया था इस पे वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इस एक्ट के तहत आप टैरिफ इम्पोज नहीं कर सकते हैं। ये आईईईपीए या इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर है। ये लॉ 1977 में आया था और ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू रेगुलेट सर्टेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग आफ्टर डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। और ठीक है, कोई किसी प्रकार की नेशनल हाँ, इमरजेंसी हो, कोई अनयूजुअल या थ्रेट हो, ठीक है, आउटसाइड कंट्री, तब उस कंडीशन में आप इसको लगा के और इसके तहत जो है वो ये सब चीजें जो है वो कर सकते थे। और ये जो ये एक्ट है, ये बना था ट्रेडिंग विद द एनमी एक्ट ऑफ 1917, इसके बेसिस पे जो है ये बना था। और इसके तहत जो ये क्या करते थे कि जो फॉरेन एसेट्स होते थे अमेरिकन बैंक में उसको फ्रीज कर सकते थे, फाइनेंशियल ट्रांसफर ब्लॉक कर देते थे। ठीक है, जो ऐसी गवर्नमेंट जो यूएस के अगेंस्ट हो उन पे सैंक्शन लगा देते थे जो टेररिस्ट ग्रुप थे। तो इस इन चीजों का यूज जो है वो टैरिफ इम्पोजिशन के लिए नहीं किया जाता था। तो ट्रम्प ने तो इसका यूज सीधे जो है वो टैरिफ लगाने पे किया। ठीक है, तो जैसे ऑफिस में आए तो इन्हें सीधे 25% लगाया ज्यादातर में, फ्रॉम कनाडा मैक्सिको 10% लगाया। फिर बाद में धीरे 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 बढ़ाते गए। तो मतलब इस रूलिंग में उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत जो आपने लगाया है ये गलत है। 6:3 की रूलिंग इसमें जो है वो आई थी। और इसमें कहा गया कि द प्रेसिडेंट असर्ट्स the executive power to unilaterally impose tariff of unlimited amount, duration and scope. He must identify clear congressional, मतलब कांग्रेस के लिए वहां से अथॉरिटी चाहिए, कांग्रेस में उनको पूरा पास करवाना होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी जो है वो आपने कैसे भी जो है वो लगा दिया। ठीक है, तो अब इसमें उनकी रूलिंग आई। तो फिर इन्होंने क्या किया ट्रम्प ने कि नए सिरे से जो है वो अपने कहा कि नहीं, हम जो है वो उसको नहीं मानेंगे। और इन्होंने यहाँ पे एक इन्होंने कहा कि सेक्शन 122 301 32 ऑफ है वो ट्रेड लॉ से रिलेटेड है। तो इसके तहत जो है वो हम 150 दिनों के लिए इन्होंने कहा कि हम नया टैरिफ जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनको पता था कि अगर इनके अगेंस्ट में जो है वो कुछ डिसीजन आता है तो इनको क्या करता है, तो इन्होंने एक नया टेम्पररी जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी का है कि हम ये लगा रहे हैं सारी कंट्रीज के ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखना होगा, मतलब इसमें है कि वहां की जो यूएस की जो कांग्रेस है वहां पे आप पूरा पास करा के और तभी जो है वो चीजों को ऐसे जो है वो कर सकते हैं। ये जैसे यूनिलेटरली कर देते हैं ना कि आज कुछ अनाउंस कर देंगे, अगले दिन ट्रम्प कुछ अनाउंस कर देंगे। जैसे पूरे पिछले साल अगर देखो तो अप्रैल भर उन्होंने यही किया ना। हर दिन इनका नया टैरिफ लगता था, हर दिन नया कुछ ना कुछ होता था। तो इस चीज पे था, तो इसमें इनकी जो रूलिंग है इनके अगेंस्ट आई है। तो अब इसके बाद तो अभी इन्होंने वॉर शुरू कर दिया है, अब वॉर ही चल रहा है। तो अब देखो इसमें क्या क्या है। ज्यादातर कंट्रीज के साथ इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। जैसे इंडिया की बात है, इंडिया पे इन्होंने 50% तक टैरिफ कर दिया गया था। पहले इंडिया और यूएस मतलब जो है वो 3 to 4% टैरिफ था। ठीक है, और अभी क्या है कि पहले 50 किया फिर अब उसको 18% कर दिया। तो अगर हम देखें तो इंडिया का बहुत बेनिफिट नहीं हुआ है, ज्यादातर बेनिफिट जो है वो उसमें यूएस का ही है। अब ट्रम्प की जो की पॉलिसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इनका कहना है कि हमने बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो दिए हैं अदर कंट्रीज को, बात हमें उतना जो है वो बेनिफिट नहीं मिला है, तो इसके लिए जो है वो हम टैरिफ जो है वो लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। तो आईईईपीए एक्ट कहाँ का है, यूएस का है, लॉ है। इसके जो है वो नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो कुछ नए तरीके से जो है वो टैरिफ वगैरह लगाए। और अभी फिलहाल यही है कि 150 दिनों के लिए इन्होंने नए सिरे से जो है वो दूसरे लॉ के तहत अपने टैरिफ जो है वो बढ़ा के 15% लगा दिए हैं। नेपाल में जैसे मैंने बताया ना कि वहां पे नेक्स्ट जेंजी प्रोटेस्ट हुए थे। तो जेंजी जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो पूरी घटना हुई थी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी।
जो अभी की फिलहाल अभी प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की हैं, नेपाल में अभी जो पीएम है सुशीला कर्की, इन्होंने एक कमीशन जो है वो बनाया था। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो आ गई है कि किस प्रकार से जो है वो जेनजी प्रोटेस्ट पूरा हुआ वहां पे। सितंबर में ये हुआ था। इन्होंने अपनी जो कमीशन की जो चेयरमैन वो गौरी बहादुर कर्की थे। ये एक पूर्व जज रह चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि रिकमेंड किया है कि एक्शन लेना चाहिए जितने भी लोग जो है वो अ, विरोध में जो है वो इन्वॉल्व थे, जो घटनाएं घटी वहां पे 8 और 9 सितंबर को। 77 लोगों की जानें गई थी पूरे प्रोटेस्ट में। 19 जो है वो पुलिस फायरिंग में मरे थे। और इसके बाद जो है जो केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट थी वो मतलब जो है वो खत्म हुई थी। ठीक है, तो इनकी जो है वो रिपोर्ट, तो बस ये याद रखना कि जो कमीशन की चेयर थे वो ये थी। जैसे कभी कभी जैसे पीसीएस वगैरह का एग्जाम रहता है ना, तो उसमें इस तरह की चीजें पूछती हैं, देते हैं। अब चूंकि जेंजी विरोध नेपाल का काफी जो है वो फेमस रहा, ठीक है, तो इसके बारे में भी जो है वो आ सकता है। फिर नेशनल अरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। और इन्होंने जो है वो एक पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चल रहा था। और इसका नाम था टीम कल्कि। इसको खत्म किया है। और ये जो नेटवर्क है ये डार्क नेट प्लेटफॉर्म पे काफी एक्टिव था। मैसेजिंग वगैरह ये पूरा भेज रहे थे। तो इसको इन्होंने पकड़ा है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसके थ्रू जो है वो इन्होंने काफी सारा ड्रग्स जो है वो 1000 से ज्यादा कंसाइनमेंट जो है वो भेजे हैं। इसके लिए मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह का इन्होंने यूज किया, तो उसको भी इन्होंने जो है वो सीज किया है। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट वगैरह को सीज किया है। पूरे ऑपरेशन का जो है इन्होंने मतलब जो है वो एक तरह से इसको जो है वो डिसमेंटल करने का काम किया है। तो टीम कल की ये था, इस नाम से ये जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो चल रहा था। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी पूछते हैं। पूछ देंगे कि जैसे इसके बारे में एक दो लाइंस दे देंगे कि ये कब स्टेब्लिश हुआ 1986 में, बना कब था, कैसे बना था। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 इसके अंडर बना था। आता है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। और जो स्टेट पुलिस और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में ड्रग्स को रोकने का काम जो है ये करते हैं। और अगर हम देखें तो हाल फिलहाल के दिनों में जो क्रिप्टो करेंसीज है इनका काफी सारा यूज जो है वो हो रहा है इस सब चीजों में, तो उसको भी मतलब देखा जा रहा है। जो डार्क नेटवर्क नेट है, ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो है वो जो जो यूज है उसका नाम जो है वो एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस नेटवर्क का यूज करते हैं ये लोग ड्रग्स वगैरह के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। फिर केरला पुलिस ने वुमेन्स डे पे कल लॉन्च किया निर्भया निशा इनिशिएटिव। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि वुमेन सेफ्टी को बढ़ाना ड्यूरिंग नाइट आवर्स। और इन्होंने कहा है कि 9 पीएम से 5 पीएम तक जो है वो रैपिड पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा महिलाओं को। और 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन रहेगी। कॉल ऐप एसओएस फैसिलिटी रहेगी। पेट्रोलिंग करेंगे ये, ताकि अवेयरनेस बढ़ाएंगे, सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि जो महिलाएं हैं उनको पता चल सके कि उनके लिए ये इनिशिएटिव है। और अगर वो कहीं बाहर है नाइट में किसी प्रॉब्लम में है तो वो डायरेक्ट जो है वो पुलिस से जो है वो संपर्क कर सके। तो निर्भय निशा इनिशिएटिव ये कौन से स्टेट का है, केरला का है। ठीक है, तो वुमेन जो सेफ्टी है उसको बेहतर करने के लिए ये इसको बनाया गया है, क्योंकि कल इंटरनेशनल वुमेन डे था। और अगर हम बात करें तो रात में जैसे निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली में गैंगरेप केस हुआ था, तो उस टाइम के बाद से जो है वो इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई जा रही हैं, ठीक है, कि महिलाओं को अगर, क्योंकि अब महिलाएं जो है वो वर्किंग है, आती हैं जाती हैं, तो कभी कभी अगर लेट नाइट होती है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई सेफ्टी इश्यूज ना हो, तो इसके लिए केरला ने ये जो है वो लॉन्च किया है। फिर आर्म फोर्सेस में जो महिलाएं हैं इनका रोल बढ़ रहा है। ऑपरेशनल रोल, लीडरशिप रोल जो है वो बढ़ा है, उसके बारे में जानकारी दिया गया। और बताया गया कि
जो नंबर ऑफ वुमेन ऑफिसर्स हैं ये बढ़ा है पिछले डेकेड में। और 2014 में 3000 वुमेन ऑफिसर्स थी, अभी वो आर्म फोर्सेस में बढ़ के 11,000 हो गई हैं। और इसके अलावा जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है इसमें भी महिलाओं की एंट्री हो गई है। पिछले साल मई में जो है वो 17 वुमेन कैडेट्स ने ग्रेजुएट किया, और नवंबर में जो है वो 15 जो है वो महिला ऑफिसर जो है वो बनी। इसके अलावा जो महिला वुमेन ऑफिसर्स हैं ये सीनियर रोल्स में भी हैं, जैसे ऑपरेशनल कमांड रोल, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक, फाइटर पायलट्स, इन सब में जो है वो काम कर रही हैं। जैसे हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो उसमें भी जो है वो जो हमारी महिलाएं थी उन्होंने जो है वो भाग किया था। और जन कुरैशी और वो काफी जो है वो फेमस हुई थी उस टाइम पे। ठीक है। फिर आर्म फोर्सेस में पहले जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस जिनका जो रोल था वो बेसिकली मेडिकल सर्विस में ही था, मतलब वो मेडिकल टीम में ही जो है वो रहती थी। फिर बाद में जेंडर इक्वालिटी का जो है वो कमिटमेंट था, इसको करने के लिए फिर इनको रेगुलर जो है वो कमीशनिंग इनकी किया गया। और 1958 में पहली बार जो वुमेन डॉक्टर थी इनको रेगुलर कमीशन ग्रांट किया गया आर्मी में, मेन के तुलना के बराबर। फिर 1992 में जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसको ओपन किया गया, ऑफिसर लेवल एंट्री दी गई महिलाओं की, मतलब एनडीए जो सीडीएस वगैरह है उसके थ्रू जो है वो इनकी भी जो है वो सिलेक्शन होना शुरू हुआ। और इसके अलावा इंडियन आर्मी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, और जिसके तहत जो महिलाएं हैं उनकी कमीशनिंग हुई नॉन कॉम्बैट ब्रांचेस में। ठीक है। और इसके अलावा जो विडोज हैं सर्विस पर्सनल उनको भी जो है वो कंपैशनेट मेजर पे उसमें उनको रखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें की गई। फिर अभी जो इंडिया है ये जेंडर पैरिटी पे काम कर रहा है, यूएन में हम जो है वो अपने मिशन भेजते हैं, तो वहां पे भी जो हमारी वुमेन पर्सनल्स हैं वो काम कर रही हैं। और अगर हम जो डेटा है देखें 2025 का, तो 154 इंडियन वुमेन जो है वो 6 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में जो है वो काम कर रही हैं, बाहर जो है वो कंट्री के प्रोएक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। ठीक है। और हमारा टारगेट है कि जो वुमेन है उनके स्टाफ ऑफिसर्स और एज ऑब्जर्वर्स या एज सीनियर रैंक ऑफिसर इनकी जो संख्या है उसको ज्यादा से ज्यादा 2028 तक हम जो है वो और बढ़ाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब क्योंकि कल वुमेन्स डे था तो आर्मी में क्या पोजीशन है, डिफेंस में क्या रोल है, इस पे ये आर्टिकल निकला था। फिर कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में काफी सारी परियोजनाओं का आधारशिला रखा। 33,500 करोड़ रुपए लगभग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें इन्होंने जो है वो दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा जो कि 18,300 करोड़ रुपीस का है। नए कॉरिडोर्स बनेंगे दिल्ली मेट्रो के, मजलिस पार्क, मौजपुर, बाबरपुर लिंक, और इसके अलावा दीपाली चौक, मजलिस पार्क, ये सारे नए नए लिंक्स बनेंगे। नई कनेक्टिविटी होगी डिफरेंट एरियाज की, जैसे कि बुरारी, भजनपुर, यमुना विहार, मधुबन चौक, इन सब की मतलब दिल्ली के विकास के लिए जो है वो काफी सारे इन्होंने जो है वो कल घोषणाएं की। और इसके अलावा इन्होंने नए 3 जो है वो कॉरिडोर बनेंगे फेज 5A के तहत दिल्ली मेट्रो के, और जो कवरेज है उसको बढ़ाया जाएगा। फिर तो मैं ये नाम तो कॉरिडोर्स वगैरह के नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, बस हम ये जाने रहो कि मतलब यही सारी चीजें जो है वो हुई हैं। और दिल्ली मेट्रो की बात कर लें तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 2002 में, और ये काफी एक अर्बन मोबिलिटी का काफी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। सबसे मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो है वो दिल्ली ये पूरा आता है, और मेट्रो सर्विसेज के थ्रू काफी जो है ये इजी जो है वो ट्रैफिक वहां पे है। अगर मेट्रो सर्विसेज दिल्ली में नहीं होती तो इस टाइम दिल्ली की कंडीशन बहुत बुरी रहती है ना। तो ज्यादा से ज्यादा जो मेट्रो नेटवर्क है उसको बढ़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है, तो इसीलिए नई नई जो है वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इनॉग्रेशन किया गया है। फिर अभी हमने देखा था कि एंथ्रोपिक एक कंपनी है, और इन्होंने अपने नए जो है वो एआई का जो है वो अभी ले आए थे, तो इसकी वजह से काफी जो है वो मार्केट में क्रैश हुआ था जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। ठीक है।
तो इन्होंने एक नया स्टडी किया है कि एआई का लेबर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसमें पाया गया है कि बिजनेस, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग, लीगल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे ज्यादा जो है वो इसमें जॉब डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा एआई की वजह से। ठीक है, क्योंकि एआई जो है ये सारे जो टास्क हैं ये केपेबल है करने में, और अच्छे से कम टाइम में जो है ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी स्टडी में इसमें पाया गया कि जो हाई अर्निंग वुमेन है उनको ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा मेन की तुलना में। तो ये भी जो है वो एआई का एक तरह से समझ लो कि क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा जो लेबर मार्केट है, जो लोगों की जॉब जन है, उस बहुत से लोगों की जॉब जो है वो बात हो रही की जाएगी पूरा एआई जब आ जाएगा। अब जो चीजें एआई क्विकली परफॉर्म कर देगा, ठीक है, उसके लिए फिर आप क्यों पूरा जो है वो स्टाफ रखेंगे। अब जो 10,000 के अगर कोई टीम है काम कर रही है किसी कंपनी में, वो काम जो है वो एआई की हेल्प से 3,000 ही लोग जो है वो उस काम को पूरा कर देंगे, तो 7,000 लोगों की जॉब तो लगभग जानी तय है ना। तो इस पे इन्होंने पूरा जो है अपना रिसर्च किया था। और ये जो इन्होंने नया इनका जो रिपोर्ट आया इसको दिया था लेबर मार्केट इम्पैक्ट्स ऑफ एआई, अ न्यू मेजर एंड अर्ली एविडेंस। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि कौन कौन से जो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि हाईली एक्सपोज्ड हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर है, कस्टमर सर्विस है, इन सब में जो है वो देखने को मिलेगा गिरावट आएगी। एम्प्लॉयमेंट में जो है वो कमी आएगी जो आगे आने वाले 10 साल हैं। ठीक है, महिलाओं को ये विशेष रूप से जो है वो इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली जो हायर पेड हैं, जो ज्यादा एजुकेटेड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये एंथ्रोपिक का रिपोर्ट है। ये एक कंपनी है और इन्होंने अभी क्लाउड एआई मॉडल अपना बनाया है। फिर कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर जल महोत्सव 2026 का इनॉग्रेशन किया। और ये गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है राहेज, जो कि गांडवी ब्लॉक में आता है। तो वहां पे इसका शुरुआत जो है वो किया गया। इसमें जल अर्पण दिवस मनाया गया। और इसके अलावा इसमें जो है वो ड्रिंकिंग वाटर एसेट्स जो है वो इनको मजबूत किया गया। और जो ओनरशिप थी ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम की, उसको जो है वो प्रोवाइड किया गया कम्युनिटी को। ठीक है, और जो जल महोत्सव है ये वुमेन्स डे पे स्पेशली जो है वो इसको शुरुआत किया गया इसी दिन पे। और इसको सुजलाम शक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये एक नेशन वाइड कैंपेन चलेगा जो कि 8 मार्च से 22 मार्च तक पूरे कंट्री में जो है वो चलेगा। और ये जो प्रोग्राम है इसको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और इसका उद्देश्य है कि जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर है उसको मैनेजमेंट उसको बेहतर करना, वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना जल जीवन मिशन के अंतर्गत। फिर इसमें जो है वो फील्ड टेस्टिंग किट्स के बारे में भी बताया गया कि कैसे जो है जो 24 लाख वुमेन है ये वाटर क्वालिटी का टेस्टिंग कर रही हैं इन किट्स की हेल्प से। तो जो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि हर घर पेय जल जो है पहुंचाना। ठीक है, हर घर नल के थ्रू जो है वो कनेक्शन हो, बेहतर रहे चीजें। जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था 2019 में। सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को जो है वो हर इंडिविजुअल हाउस होल्ड तक पहुंचाना, टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना, ये जो है वो इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। फिर इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल था। और इसमें बताया गया कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था 2015 में, और उसके बाद से क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या डिजिटल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है चीजों का। जो यूनिवर्सल कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर हुई है, कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ी है। जो हमारी भारत नेट है उसके तहत जो हमारा ग्राम पंचायत का जो कनेक्शन है वो बढ़ा है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बढ़ा है, 5G जो है वो करीब 99.9 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया है। ठीक है, और अगर हम 2014 से कंपेयर करें तो अभी 25-26 में जो है वो जो
8 to 10 रुपी जो है वो हो गया है पर जीबी कॉस्ट। और पहले यही कॉस्ट जो है वो 269 थी। मतलब पहले जो है वो इंटरनेट में काफी जो है वो दिक्कतें आती थी। क्योंकि नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था, तो स्लो इंटरनेट भी था। इसके अलावा चीजें महंगी भी थी, तो इसमें काफी काम जो है वो हुआ है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन सब्सक्रिप्शंस काफी पूरे बढ़ गए हैं। और इसमें जैसे उस दिन भी एक बताया था ना कि इसमें भी इसके पहले भी एक आर्टिकल आया था, वो भी काफी अच्छा था। तो उसमें भी बताया गया था कि कैसे ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आधार है। आधार करीब 144 करोड़ आईडी जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी हैं। और इसके अलावा जो हमारा इसमें बताया गया कि डिजिट लॉकर है, इसमें 62 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हो गए हैं। डिजिट लॉकर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इसमें सेव करते हैं, और किसी जब कहीं नीड होता है तो उसको आप जो है वो दिखा सकते हैं। तो इसमें भी काफी लोग जुड़े हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बढ़ा है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 38 सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये काम कर रहे हैं। इनकी कैपेसिटी लगभग 44 पेटाफ्लॉप्स के लगभग है। ठीक है। इसके अलावा मेघराज क्लाउड होस्टिंग एप्लीकेशन है, जो कि 2170 जो मिनिस्ट्रीज हैं इसमें काम पूरा कर रहा है। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें डिजिटलाइज हुई हैं, बेहतर हुई हैं। आधार आ गया है, यूपीआई ज्यादा आ गया है। बैंकिंग से हमने इसको पूरा जोड़ दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट है। शिक्षा में हमने जोड़ा है। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, इसके तहत जो है वो 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को एम्पावर किया गया है। तो मैम दीक्षा। 143 करोड़ लोगों को मिल गए आधार, तो मतलब लगभग जितनी पॉपुलेशन है हाँ सभी लगभग, को मिल हाँ गया है। हाँ, सबको ही लगभग मिल गए हैं। 144 करोड़ जो है वो है। और ज्यादा से ज्यादा जो हाँ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो भी हो रहा है। जैसे अभी मैंने बताया था ना पिछले क्लास में कि जो चिल्ड्रन है उनका जो है वो भी किया जा रहा है, अपडेट भी किया जा रहा है। तो लगभग सबको जो है वो आधार कार्ड मिल गया है ना। और बच्चों का जो है वो भी किया जा रहा है। जैसे 5 वर्ष वर्ष हाँ की हाँ। आयु के पहले जो बनता है फिर उसको अपग्रेड करवाना पड़ता है, तो वो भी उसके लिए भी जो है वो लास्ट ईयर से जो है वो चल रहा है, तो वो भी हो गया है। फिर दीक्षा प्रोग्राम में 19,698 कोर्सेज हैं। इसमें 182.3 मिलियन लोगों का एनरोलमेंट है। स्वयं है एक, इसमें भी जो है वो काफी सारे कोर्सेज चलाए गए हैं, एनरोलमेंट इसमें भी काफी हुआ है। तो मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो है वो चीजों को पूरा डिजिटल कर दिया गया है। अब जैसे पहले था कि आपके पास एक लिमिटेशन थी, बाउंड्रीज थी कि स्कूल जाना है, क्लास जाना है ना, यूनिवर्सिटी जाना है, लोगों के एडमिशन्स भी नहीं होते थे। अब क्या है कि डिजिटली भी काफी सारी चीजें हैं। आप सिंपल अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, टैबलेट से आप पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। ठीक है। आप एजुकेशन भी ले रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो आप बेहतर जो है वो रोजगार भी आपको मिल रहा है। तो अगर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। अभी जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उसमें किसी का आ रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस करके जो है वो उनका सिलेक्शन हुआ है ना। तो मतलब सारी चीजें जो है वो बढ़ रही हैं। जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी काफी सारी चीजें हैं, स्कीम्स हैं। तो उनको स्पेशल जो है वो एजुकेशन भी मिल जा रहा है। ठीक है। उनको जो है वो डिसेबिलिटी कार्ड्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पूरा जो सिस्टम है वो काफी बेहतर हुआ है। नरेगा की बात करें तो नरेगा में जो लीकेज था उसको बेहतर करने में हेल्प मिली है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो बेनिफिट जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर पब्लिक वाईफाई को बेहतर किया गया है पीएम वाणी के थ्रू। फिर इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन है, इसके तहत जो है वो अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो काफी बनाई गई हैं। अब एआई मिशन है, जिसमें ज्यादातर जो है वो करीब इसमें 38,000 जीपीयू सेटअप किया गया है। नए नए लोग जो है वो स्टार्टअप्स इसमें ले आ रहे हैं। माना जा रहा है इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, स्पेशली जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं इसमें। अब जैसे अगर हम देखें तो कोरोना के बाद से जो एक वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम आया, तो उससे क्या है कि लोग अपने घर में रह के भी अपना काम कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिजिटल होने की ही देन है ना। जो व्यक्ति पहले बैंगलोर या पुणे या मुंबई में ही रह के उसको जॉब पे जाना होता था कर पाता, अब वो सिंपल अपने, क्योंकि काम होने से मतलब है, काम तो हो ही रहा है। तो कंपनीज के लिए भी ये बेनिफिशियल है कि उन्हें बहुत सारे अदर बेनिफिट्स नहीं देने पड़ पड़ रहे हैं, और लोगों के लिए भी इजी हो गया कि अपने घर से अपना काम कर पा रहे हैं।
तो ये सारी चीजें जो है वो डिजिटल इंडिया के ही तहत जो है वो हो पा रही है, हो रही है, और आगे भी इनको जो है वो बढ़ना ही है। ठीक है, तो ये मतलब अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आया है, और इसमें बताया गया कि जो चीता है वो जो है वो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से ट्रेवल करके जो है वो बारन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये पहुंचे हैं। तो मतलब ये एक नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर जो है वो दिखा रहे हैं। और इसमें बताया इन्होंने कि KP2 और KP3 ये फर्स्ट जनरेशन कब्स हैं जो कि इंडिया में बॉर्न हुए थे। इंडिया में जो चीता है उनको ट्रांसलोकेट किया गया था 2022 में। चीतों की जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया में पूरी खत्म हो गई थी, तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो है वो चीतों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया हमारे प्रोजेक्ट चीता प्लान के तहत। और इसमें जो है वो काफी मतलब जो इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी मिल रही है। इसके अलावा अभी बोत्सवाना से भी जो है वो चीता आएंगे। ठीक है, बोत्सवाना जो है वो थर्ड कंट्री हो जाएगी जहां से जो है वो हम लोग चीता जो है वो आएंगे। और मतलब अब जो वो ट्रेवल करके यहाँ से राजस्थान गए हैं, तो मतलब एक ये बेहतर संकेत है कि इनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा धीरे धीरे जो है वो, जो एक्सटेंट हो गए थे तो अभी जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रन से डिफीट किया, और लगातार तीसरी बार जो है वो इंडिया ने जो है वो ये T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। पहली ऐसी टीम बनी है जो बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीती है। इंडिया ने 255 रन बनाए थे 20 ओवर्स में, और न्यूजीलैंड 159 पे ऑल आउट हो गया। ठीक है, फिर लक्ष्य सेन है, ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, इसमें ये फाइनल में पहुंचे थे लेकिन ये हार गए, रनर अप रहे ये। चाइना के लिन चुंगी, इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है, मेन सिंगल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, लक्ष्य सेन जो है वो इंडिया के प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। इसके पहले ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियन भी रह चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। फिर कल वुमेन्स डे पे एक अस्मिता प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया 250 लोकेशंस पे, और उसमें वुमेन्स के स्पोर्ट डेवलपमेंट पे पूरा जो है फोकस किया जाएगा। ये अस्मिता का मतलब है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, और ये खेलो इंडिया का जेंडर न्यूट्रल मिशन है, उसके तहत जो है ये। और इसमें महिलाओं में स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए इसको चलाया गया है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था सबसे पहले 2021 में, और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो 2600 लीग जो है वो हो चुकी हैं। और यही है। ठीक है, और इसको जो ये अस्मिता प्रोजेक्ट है, इसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ जो है वो इनके द्वारा चलाया जाता है। तो स्पोर्ट्स की दो तीन न्यूज थी आज। T20 वाला तो खैर इम्पोर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, बाकी अस्मिता भी क्या है इसके बारे में बस जाने रहो, तो महिलाओं को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स में इसको जो है वो लाया गया है। ठीक है, कहीं ऐसा ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।